हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम नलिन और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे। ये जो है पहला लेक्चर होगा हमारा, एक 3 लेक्चर की सीरीज़ है, मिनी सीरीज़। तो उसमें से दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर। आइए देखते हैं कि टॉर्ट्स में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द नेचर एंड सम मोर डिटेल्स। सो फर्स्ट वी कम टू द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बेसिक जो टर्म आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एक सिविल रॉन्ग है, इसको आप जो है मार्क कर लीजिए। इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पे क्राइम नहीं होता है। फिर दैट कॉजेज हार्म और इंजरी टू अनदर। तो एक हार्म होना ज़रूरी है, एक इंजरी होना भी बहुत ज़रूरी है। गिविंग राइज टू लीगल लाइबिलिटी, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन कि एक लीगल इन्फ्रिंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एज अ टीचर हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ एंड सम स्टूडेंट कम्स इन द क्लास एंड ही और शी डज नॉट wishes me greetings of the day, good morning, good afternoon or good evening. So can I claim that damage has been done, that my legal right has been infringed? No, that is not the case, because that is a moral wrong, you can say कि भाई थोड़ी रिस्पेक्ट जो है आदमी को अच्छी लगती है, बट लीगल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। फिर इट एनकम्पासेज अ वाइड रेंज ऑफ रॉन्गफुल कंडक्ट। तो सिविल रॉन्ग में कई टाइप के रॉन्गफुल कंडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नेग्लिजेंस होता है कि भाई गलती जो हो जाती है लापरवाही की वजह से। इंटेंशनल एक्ट्स भी हो सकते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करने वाले, फॉर एग्जांपल। एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। नेचर में देखते हैं क्या क्या है। कॉम्पेंसेशन हमें दिया जाता है क्योंकि आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है एंड दिस इज नॉट अ क्राइम, सो यू विल नॉट बी पनिश्ड, यू कांट बी सेंट टू द जेल, बट व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल गेट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए कोर्ट एक अमाउंट सेट करेगी, सो दैट अमाउंट इज नोन एज डैमेजेस। तो वो जो नेचर हो गया, आपको जो रिलीफ मिल रहा है वो कॉम्पेंसेशन हो गया, और वो जब मिलता है कोर्ट से सो इट बिकम्स डैमेजेस। इट इज़ नॉट डैमेज, डैमेज इज एक्चुअल लॉस सफर्ड, और जो उसका कॉम्पेंसेशन है इट इज़ नोन एज द डैमेजेस। सो दिस एस इज, आई एम सॉरी अबाउट दैट, सो दिस एस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अनलिक्विडेटेड, यहाँ पे एक वर्ड है, सो मार्क इट अप। अनलिक्विडेटेड क्या होता है? अनलिक्विडेटेड मीन्स दैट द अमाउंट इज नॉट सेट बिफोर हैंड, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में तो भाई ब्रीच के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीज़ें बताई गई होती हैं कि भाई ये प्रोडक्ट था, ये नहीं मिला, या सर्टेन थिंग्स नीडेड टू बी अकम्प्लिश्ड और वो चीज़ें नहीं हुई, तो उसके केसेस में डैमेजेस जो है पहले से सेट होते हैं। बट यहाँ पे अनलिक्विडेटेड होता है। फिर अब क्योंकि नेचर क्या है इसका, क्योंकि सिविल रॉन्ग है, डैमेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कोडिफाइड भी नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिल रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है सोसाइटी पे? द इफेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट इज दैट इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट। जो आपके राइट्स हैं सोसाइटी में, दे नीड टू बी बैलेंस्ड विद द राइट्स ऑफ अनदर। आपको अपनी प्रॉपर्टी इंजॉयमेंट का राइट है, सो द अदर पर्सन who is sitting next to you, he also has the right to do that. तो यहाँ पे deterrent होता है against harmful behavior and promotes societal accountability. तो ये तो I'm not going to read all that. तो balance होता है basically, और जो है accountability develop की जाती है। फिर एलिमेंट्स में हम देखते हैं, तो 4 एलिमेंट्स में हम आते हैं। हमने देखा कि हर आदमी के पास एक राइट होता है। सो इफ़ यू हैव अ राइट, then somebody must have a duty to fulfill that right. For example, you have the right to life, so people around you, they have the duty to not infringe your right to life. Similarly, the government also cannot infringe on that. तो पहला जो है हमारा एलिमेंट होता है, इसमें है ड्यूटी ऑफ केयर। तो किसकी ड्यूटी है? सभी की ड्यूटी है। जो आपका अगर कोई राइट है तो इसका मतलब आपके आसपास वालों की ड्यूटी है। तो यहाँ पे किसी की ड्यूटी होती है। इसका मैं एक आपको अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि ये 2 घर हैं, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, और यहाँ पे ए वाला जो घर है, यहाँ पे प्लांट्स जो है, प्लांट्स लगे हुए हैं, एंड दिस पर्सन मिस्टर ए, ही वांट्स टू वाटर द प्लांट्स। बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि मिस्टर बी ने यहाँ पे अपना कुछ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रख रखा है।
वो अभी बाहर से आए हैं, उन्होंने अपना घर में शिफ्टिंग की है, सो इज गॉट ऑल हिज स्टफ ऑन द ड्राइव वे ओवर हेयर, और यहाँ पे क्या है, पेड़ हैं. अब मिस्टर ए, when he is going to water all these plants, so he needs to be careful. He has a duty to not get that water onto the property of Mr. B, and if he does, there can be consequences. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जगह आप कह सकते हैं कि गेहूँ सुखाए जा रहे थे, तो गेहूँ पे अगर पानी डाल देंगे तो गेहूँ खराब हो जाएंगे. तो अब यहाँ पे पानी चला गया ए की प्रॉपर्टी से, तो फिर हमारे पास हो गई ब्रीच. इट्स अ लिटिल बगी, आई एम सॉरी अबाउट दैट. सो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई हमारी. जब यहाँ पे इन्होंने पानी डाला और बी की प्रॉपर्टी पे चला गया, और यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी ड्यूटी ब्रीच कर दी कि भाई अपनी प्रॉपर्टी तक लिमिटेड रखना था उन्हें पानी, और बगल में चला गया. तो द डिफेंडेंट ब्रीचेस द ड्यूटी ऑफ केयर बाय फेलिंग टू एक्ट रीजनेबली. सो रीजनेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका एक्ट कैसा होना चाहिए. इट नीड्स टू बी रीजनेबल. और क्या आपको सारी चीज़ें इमेजिन करनी होती हैं कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए? भाई देखिए, कोई अंतर्यामी तो यहाँ पे है नहीं, सो वो वाली चीज़ नहीं करनी होती. इसलिए आपको फोर्सिएबल हार्म अवॉइड करना होता है. सो इट इज़ नॉट अनलिमिटेड हार्म आपको अवॉइड करना है, आपको फोर्सिएबल हार्म जो है अवॉइड करना है, जो कि एक रीजनेबल प्रूडेंट इंसान इमेजिन कर सकता है कि हाँ, मेरे ये करने से ये होगा. वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. फिर हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स पे, कॉजेशन. तो अब कॉजेशन जो है, जो डैमेज होता है, इट नीड्स टू बी रिलेटेड. किस तरीके से रिलेटेड? प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए उसकी. इट नीड्स टू बी क्लोजली रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट. तो वहाँ पे जो है हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि मिस्टर बी थे और मिस्टर ए थे, तो मिस्टर ए के एक्ट की वजह से अगर मिस्टर बी का इक्विपमेंट खराब हुआ है, सो दैट इज़ अ रीजनेबल कॉजेशन. कि एक तो रीजनेबल फोरसाइट भी थी यहाँ पे, कि वो आराम से देख भी सकते थे कि भाई हाँ, पानी जा रहा है तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा. दूसरा, डायरेक्टली उनके एक्ट की वजह से डैमेज हुआ है. सो कॉजेशन में द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द प्लेंटिव्स इंजुरी टू हार्म. तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड. प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस. दिस मीन्स, प्रॉक्सिमेट मीन्स क्लोजनेस. तो इस टाइप के आपको वर्ड जो है लॉ में मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान रखना. फिर डैमेजेस. तो प्लेंटिव सफर्स एक्चुअल डैमेज. तो यहाँ पे एक्चुअल डैमेज हुआ हमारे पास, उनका जो है ऑडियो इक्विपमेंट खराब हुआ, उनका सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हुआ, या गेहूँ खराब हो गए, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. एनीथिंग. सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लॉ इज कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स लें जो आप रिलेट कर पाएँ और जो आपको इंटरेस्टिंग लगे. सो इट नीड नॉट बी सेट पैटर्न की आपको ऐसा एग्जाम्पल लेके चलना है. जैसा आपको मन करे, जैसे आपको चीज़ें इंजॉयबल लगे, यू टेक दोज एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे इनको डैमेज हुआ, सो दैट इज़ द फोर्थ एलिमेंट. तो क्या क्या एलिमेंट्स हुए? पहले तो हमारे पास ड्यूटी होनी चाहिए किसी की, फिर वो ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, फिर वो ब्रीच से डैमेज होना चाहिए, और जो कि रिलेटेड होना चाहिए. सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. अब देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स था इस लेक्चर का टाइटल, बट आपको क्या लगता है कि टॉर्ट होना चाहिए या टॉर्ट्स होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, इट इज़ नॉट टॉर्ट्स. तो यहाँ पे दिस इज़ अ डिबेट विच हैज़ बीन ऑन गोइंग फॉर मैनी ईयर्स. बहुत बड़े बड़े जूरिस्ट जो हैं, उन्होंने इस चीज़ पर डिबेट की है. तो सर जॉन सैलमंड जो है, सैलमंड इज़ अ फेमस जूरिस्ट, सो ही प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी कि इट हैज़ टू बी द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. तो इसमें क्या करते हैं कि इट्स कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक इंजरीज. बट आपको ये कई चीज़ थोड़ी ऑड नहीं लगती कि टॉर्ट का कोई कोडिफिकेशन तो है नहीं, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं, तो बगैर कोडिफिकेशन के भी क्या बॉडी ऑफ रूल्स हो सकते हैं? लेट्स सी. तो इन्होंने प्रोपाउंड की अ पिजन होल थ्योरी. सो यू इमेजिन दैट you know, this is a box, this is a wooden box, and it has many circles. So these circles are what a pigeon can enter into, right? तो pigeon hole theory means कि अगर ये जो एक एक होल है, this is one tort,
और इनके हिसाब से ये कुछ पर्टिकुलर टॉर्ट्स होते हैं जिनके अंदर आपका एक्ट अगर घुस सकता है. आपका एक्ट इज द पिजन. सो इफ द पिजन कैन फ्लाई इनटू दीज होल्स, दैट मीन्स योर एक्ट इज कवर्ड अंडर टॉर्ट्स. और इफ दैट इज नॉट द केस, सो ऐसा नहीं होगा. फिर आते हैं हम सर फ्रेडरिक पॉलक्स की लॉ ऑफ टॉर्ट पे. तो वहाँ पे तो हमने देखा था कि टॉर्ट्स लिखा था, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पिजन होल थ्योरी में हमने देखा. तो टॉर्ट्स इसलिए लिखा था क्योंकि सर सैलमंड का ये कहना था कि कुछ पर्टिकुलर होल्स हैं जिसमें आपका ऑफेंस जा सकता है, जिसमें आपका एक्ट जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसको प्लूरल कह दिया. अब इन्होंने कहा, पॉलक साहब ने, कि कोई लिमिट ही नहीं है. तो जब कोई लिमिट नहीं है तो एस लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसलिए इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ टॉर्ट. सो he was the founder of this theory, and Dr. Winfield, he was also a very important jurist, so he also supported this theory. So any wrongful act not justiciable in any other codified law can be remedied under law of torts. तो इन्होंने बोला कि कोई भी सिविल रॉन्ग अगर हो रहा है जो कि कोडिफाइड नहीं है, आप क्या याद करेंगे कि पिजन होल थ्योरी में रूल्स की बात की थी. मैंने कहा था कि कुछ भी कोडिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रूल्स के बारे में बात की. तो यहाँ इन्होंने कहा कि अगर कहीं पे कोडिफिकेशन नहीं है, सो आप टॉर्ट्स में उसको, अपने रॉन्ग को जो है जस्टिफाई करवा सकते हैं, आप उसके लिए जस्टिस ले सकते हैं. आइए चलते हैं. फिर हम देखते हैं कि टॉर्ट को समझने के लिए एक और टूल यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशिंग. तो कभी कभी नेगेटिव कॉनोटेशन से भी कोई चीज़ समझी जा सकती है. अब मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप ये बोलेंगे, भाई मैं जानवर तो नहीं हूँ. दैट्स अ करेक्ट डेफिनेशन. यू कैन से, आई एम अ गॉड. दैट्स योर विश. बट द पॉइंट इज कि आप नेगेटिव कॉनोटेशन से भी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे रिमूवल से हमने कहा है कि टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है. तो भाई, अ सिविल रॉन्ग which is a breach of trust is not tort, as breach of trust is codified under the law of contracts. तो वहाँ पे क्योंकि कोडिफिकेशन हो गया, चाहे भले ही सिविल रॉन्ग है, बट फिर भी आपका टॉर्ट्स में कवर नहीं होगा. फिर क्राइम से तो मैंने जो है आपको पहले ही थोड़ा सा रूबरू करवा दिया था कि क्राइम में पनिशमेंट दी जाती है, टॉर्ट में हमें पता है कि डैमेजेस दिए जाते हैं. सो दैट इज वेरी क्लियर टू अस. क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी, whereas tort is committed against a single person. तो जो हमारा नेबर्स वाला एग्जाम्पल था, मिस्टर ए और मिस्टर बी वाला, सो दे वाज इंडिविजुअल्स. तो आपसी उनमें जो है झगड़ थी. बट क्राइम में जो है, अ क्राइम इज डन अगेंस्ट द सोसाइटी. समबडी ग्रीवियसली हर्ट समबडी, कोई मर्डर करता है किसी का या फिजिकल असॉल्ट करता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. वाई? बिकॉज अ क्राइम instills in people a sense of fear. तो fear जो है, it is not only done against an individual, वो पूरी सोसाइटी में वो खौफ जो है पैदा होता है. अगर किसी लोकेलिटी में किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उन सब लोगों की मानसिकता में जो है थोड़ा सा बदलाव आएगा. सो दैट दैट इंस्टिलिंग ऑफ टेरर, तो दैट इज अ एलिमेंट ऑफ क्राइम. फिर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट में तो देखिए हमें पता ही है कि कोडिफिकेशन है, पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हमारा. अब यहाँ पे भी देखिए, टॉर्ट इज वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट इज राइट इन पर्सोनम. अब ये दो वर्ड जो है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, अभी देखिए हमने बात की थी सोसाइटी और कम्युनिटी की, तो ये था रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी. एंड दिस इज ये जो बात हो रही है, यहाँ राइट की बात हो रही है. तो राइट भी आपका इंडिविजुअल हो सकता है और राइट भी आपका अगेंस्ट एवरीबडी हो सकता है. सो दिस टॉर्ट का जो आपका राइट है, इट इज अगेंस्ट एवरीबडी. इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी, आई एम इन दिस रूम teaching you people, so nobody can come inside this room and create a trouble and cause nuisance, trespass, etc., whatever. So this my right is against the whole world. But कॉन्ट्रैक्ट का जो है, कॉन्ट्रैक्ट का राइट इज अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन, क्योंकि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ. सो नॉट एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दैट. फिर इन टॉर्ट, मोटिव इज इममटीरियल. मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है आपकी एक सोच, आपकी एक इंटेंशन, आपकी मंशा, क्या करना चाहते थे आप. वॉट वॉज योर अल्टीमेट पर्पस. Whereas in contract, motive is taken into consideration.
तो टॉर्ट में जो है मोटिव डज नॉट मैटर. if Mr. A threw water onto the audio equipment of Mr. B, the damage is done. It does not matter whether he wanted the damage to be done or not. उनके गेहूं अगर ख़राब हुए तो ख़राब हुए, वो इंटेंशन मैटर नहीं करती है, एक्ट मैटर करता है, उसका कॉन्सिक्वेंस मैटर करता है. कॉन्ट्रैक्ट में जो है मोटिव को ध्यान में दिया जाता है कि क्या फ्रॉड करने की इंटेंशन थी, क्या कोई और नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नेचर ऑफ डैमेजेस इन टॉर्ट्स इज एग्जेम्पलरी. व्हाट डज एग्जेम्पलरी मीन? Exemplary means that an example will be set by the court, whereas in contract nature of damages is compensatory and punitive. तो कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्यूनिटिव तरीके से डैमेजेस दिए जाते हैं, जो कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आप मान लीजिए. कॉम्पेंसेटरी होते हैं, रॉन्ग को जो है सही करने के लिए होते हैं, और टॉर्ट में एग्जेम्पलरी भी होते हैं. अब जैसे कुछ आगे हम केस लॉज में देखेंगे कि कुछ डैमेजेस जो है इतने माइनर थे, बट कोर्ट ने जो है बहुत एक्सटेंसिव डैमेजेस जो है अवॉर्ड किए प्लेंटिफ को. वाई? बिकॉज द नेचर ऑफ द टॉर्ट वॉज सच, राइट. तो यहाँ पे एग्जेम्पलरी भी होते हैं, कॉम्पेंसेटरी भी होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पेंसेटरी एंड प्यूनिटिव होते हैं. तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है. फिर हम आते हैं कुछ मैक्सिम्स पे. तो मैक्सिम्स देखिए, अगर आपने हमारी लीगल रीजनिंग एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दैट पॉइंट कि भाई मैक्सिम्स भी आते हैं, लैटिन मैक्सिम होते हैं. सो ये वर्ड्स उबी जुस इबी रेमीडियम, सो दिस इज लैटिन, ओल्ड इंग्लिश. तो सिविल लॉ जो है हमारा कहाँ से आया है? इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ से आया है. कॉमन लॉ और सिविल लॉ, सो दैट इज डिराइव फ्रॉम द टाइम्स ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर, रोमन एम्पायर. तो वहाँ उस टाइम के ये जो है वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं. सो इसका पर्टिकुलर मैक्सिम का मतलब है एवरी राइट हैज़ अ रेमेडी. अगर आपको कोई राइट लॉ ने दिया है तो आपको रेमेडी भी दी गई होगी. भाई आप ऐसे सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई राइट है और उसकी कोई रेमेडी नहीं है. मेरे पास राइट है इस रूम में पढ़ाने का, इस क्लासरूम में मुझे पढ़ाने का राइट है, लेकिन कोई अगर ये राइट इन्फ्रिंज कर दे और मेरे पास रेमेडी ना हो, इज दैट ऑफ एनी यूज? व्हाट गुड इज अ टाइगर विदाउट हिज टीथ, विदाउट इट्स टीथ? नेक्स्ट वी कम टू मैक्सिम्स गवर्निंग टॉर्ट. तो मैक्सिम्स जो है, अगर आपने हमारी लीगल रीजनिंग एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी क्लैट की, तो उसमें यू मस्ट हैव कम अक्रॉस समथिंग नोन एज लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स. तो मैक्सिम्स क्या होते हैं? देखिए, दे आर Latin phrases. So Latin is a very old language. It is the root of English language. तो Latin से ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं? हमारे लॉज क्या लैटिन में लिखे हुए हैं? नहीं, असल में ऐसा था कि बाइजेंटीन एम्पायर और रोमन एम्पायर में उस टाइम में कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुआ करता था. सो दिस वाज द अराउंड 5th to 10th सेंचुरी AD. तो इसके आसपास जो है बहुत कोडिफिकेशन हुआ लॉज का, और सम ऑफ दैट हैज़ बीन कैरिड फॉरवर्ड. कुछ जो है हमारी कंट्री के लॉज ब्रिटिश लॉज भी हैं, जो कि कॉमन लॉ जिसे कहते हैं, और कुछ जो है सिविल लॉ भी हैं. तो सिविल लॉ की कंट्रीज़ हो गई जर्मनी, फ्रांस, और कॉमन लॉ की तो देखिए आपको पता ही है, ऑल द कॉमनवेल्थ नेशंस एंड द ब्रिटिश पीपल, दे फॉलो द कॉमन लॉ. सो अब ये मैक्सिम है हमारे पास, उबी जुस इबी रेमेडियम. So it means every right has a remedy. So this is the basis of all the law. आप ऐसे समझ लीजिए. If I have the right to teach in this classroom, that means it is somebody's duty to not disturb me. And if my right is infringed, if a random bunch of people come over here and they prevent me from conducting this class, that means there has been an infringement of my right. बट यहाँ पर रेमेडी की बात हो रही है. तो रेमेडी कौन दिलाएगा मुझे? अगर कोई रेमेडी नहीं होगी तो ऐसे राइट का कोई फायदा नहीं है. अ राइट विदाउट अ रेमेडी इज लाइक अ टूथलेस टाइगर. व्हाट गुड इज अ टाइगर विदाउट इट्स टीथ, राइट? तो व्हेनेवर अ राइट इज वायलेटेड, द पर्सन हुज राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड हैज अ रेमेडी अगेंस्ट द पर्सन हु वायलेटेड इट. तो लॉ अगर आपको कोई भी राइट दे रहा है, लिखित,
नॉन लिखित, कैसे भी, तो आपको रेमेडी जो है ज़रूर दी जाएगी। ज़्यादा मैक्सिम्स हम नहीं कवर करेंगे, बट 3-4 तो जो है हमें देखने ही चाहिए। नेक्स्ट इज वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन और कॉज्ड। तो आप ऐसे समझिए कि अगर मैंने विलफुली कोई रिस्क लिया है एंड यू नो आई सफ़र डैमेजेस और आई सफ़र सम हार्म, सो द अदर पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ कि क्रिकेट जो है बहुत लोगों को पसंद है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो स्टेडियम में देखने जाएंगे, भाई हमारे शहर के स्टेडियम में मैच चल रहा है, हम ज़रूर जाएंगे, हम टिकट लेके जाएंगे। एंड यू नो दे आर सिटिंग इन द स्टेडियम और वहीं पे जो है कोई बैट्समैन यू नो ही हिट्स अ सिक्सर। तो अब आपके सिर पे बॉल आने वाली है, विल यू होल्ड द अथॉरिटीज और विल यू होल्ड द मैनेजमेंट ऑफ दैट स्टूडियो ऑफ दैट स्टेडियम लाइबल? नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे कोई अगर आपने विलिंगली डैमेज लिया है, सो देन नो रेमेडी इज़ अवेलेबल। अब जब आप टिकट लेंगे ऐसी जगहों के, ऐसे मोटर स्पोर्ट्स में भी होता है, स्पोर्ट्स में मोस्टली होता है, तो वहाँ पे आप अगर इफ़ यू रीड द फाइन प्रिंट, so you will find that the management, the committee, this that will not be held responsible. So that is a very important thing. So this maxim applies when a plaintiff voluntarily exposes themselves to a known risk. तो known risk sports में क्या है भाई, इंजरी हो सकती है। आप F1 रेस देखने गए हैं और वहाँ पे जो है कोई F1 कार इज़ यू नो गोइंग पास्ट द पैडॉक और वहाँ पे उसका व्हील निकल के जो है लोगों की तरफ जाने लगता है, सो इट्स अ नॉन रिस्क दैट कैन हैपन। एब्जॉल्विंग द डिफेंडेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो यहाँ पे डिफेंडेंट की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि दोज रिस्क्स आर फोर्सिबल। हमने फोर्सिबिलिटी की बात की थी पहले, तो ये जो है हम देख सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उनकी लाइबिलिटी हो जाती है ख़त्म। फिर हम आते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। सो इंजूरिया मीन्स इंजरी और साइन मीन्स विदाउट, डैमनम मीन्स डैमेज। So it means legal injury without actual loss or damage. तो ये क्या कहता है कि अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, मैंने आपसे बात की थी कि मॉरल राइट की, कि भाई मुझे ग्रीट नहीं किया किसी स्टूडेंट ने, किसी जूनियर ने, सो कैन आई से कि माई लीगल राइट इज इन्फ्रिंज्ड, माई मॉरल राइट माइट बी इन्फ्रिंज्ड। और चलिए सपोज मान लीजिए कि किसी दुनिया में वो लीगल राइट हो भी, तो मेरा लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हो गया क्या, लेकिन क्या मुझे कोई डैमेज हुआ, मेरी सेहत पे कोई असर पड़ा? तो इसलिए लीगल राइट विदाउट एक्चुअल लॉस और डैमेज। तो यहाँ पे आपका लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हो जाता है लेकिन यू डू नॉट सफर एनी डैमेजेस। तो इस केसेस में भी आपको डैमेजेस जो है अवॉइड किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा, बिकॉज योर लीगल राइट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू दिस मैक्सिम, एवरी राइट हैज़ अ रेमेडी। तो अगर आपका राइट जो है इन्फ्रिंज हुआ है, देन यू हैव अ रेमेडी वेदर और नॉट यू सफर डैमेजेस, राइट। देन यू हैव damnum sine injuria. So this is the opposite of injuria sine damnum. Damnum means damages without injury, so loss without injury. So this injury means a legal injury. This is not a normal injury, you know, somebody stabbed you, है ना, कोई नुकसान कर दिया, हमारी कॉपी लेके भाग गए, so that is not injury. Legal injury होनी चाहिए. This maxim acknowledges situations where harm or loss occurs without any legal injury, such as lawful competition leading to financial losses. You go to your local grocery store and you know that person is the only individual in a radius of 5 kilometers. Now 5 more people come up and you know set their shops right next to this person's shop. अब वहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर की जगह 6 हो गए. So now can this person file lawsuits against all these other 5 persons कि यार हमें जो है फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कि जज साहब हमें बचाइए, हमारे घर का खर्चा जो है मुश्किल से चल रहा है, हमारा प्रॉफिट जो है 1/5 हो गया है और 1/6 हो गया है. आई एम नॉट गुड एट मैथ, सो डोंट कोट मी ऑन इट. तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सबका राइट है टू यू नो प्रोफेस वट एवर ऑक्यूपेशन, you know, to pursue whatever occupation they want to, and you know it is not a legal कोई लीगल राइट नहीं बन गया उस इंडिविजुअल का कि सिर्फ मैं ही इस एरिया में रहूँगा, सिर्फ मेरे अलावा कोई जो है और यहाँ शॉप नहीं खोल सकता. तो इस टाइप की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं. तो इनके लिए टॉर्ट में कोई रिस्पाइट नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है.
तो अब हमारे जो है मैक्सिम्स हो गए ख़त्म, मैंने आपसे कहा था 3-4 ही हैं, बट अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स दैट वाइडेंड द स्कोप ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी। तो हमने एग्जाम्पलरी डैमेजेस की बात की थी कि जो एग्जाम्पल सेट करें, यू नो, एक तो नॉमिनल डैमेजेस होते हैं कि कोर्ट ने जो है स्लैप्ड अ फी ऑफ फाइन ऑफ 1 रुपी, सो दैट्स अ नॉमिनल डैमेजेस, दैट इज नॉट द केस। एग्जाम्पलरी, जितना लॉस हो उससे कई गुना ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई? तो ये जो है 3 रूल्स हैं, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड रूल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो देखिए, लाइबिलिटी का मतलब तो हमें पता है कि भाई आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब आपने चाहे नेग्लिजेंस करी हो चाहे नहीं करी हो, यू विल स्टिल बी लाइबल फॉर द लॉस। ठीक है। फिर आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल नो मैटर वॉट, whether you took precautions, whether you did everything that you could in your human capacity to prevent that damage, और फिर भी अगर डैमेज हो जाता है तो you will be held absolutely liable। फिर आता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी में आप ये देखिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड इज अ फॉर्म ऑफ एक्ट जो कि कोडिफाइड हुआ है टॉर्ट्स का ये जो है एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल्स एक्ट आर द ओनली 2 लॉज दैट हैव बीन कोडिफाइड। तो इनकी पावर जो है टॉर्ट से आई है, बट इनको फिर भी कोडिफाइड कर दिया गया है। तो वहाँ नो फॉल्ट लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हिट समबडी ऑन द रोड एंड यू नो द अदर पर्सन फॉल्स डाउन और यू नो व्हाटएवर, तो आप जो है उस केस में लाइबल किए जाएंगे बिकॉज यू हैव कॉज्ड हार्म टू द अदर पर्सन। चाहे आपकी नेग्लिजेंस रही हो, चाहे आपकी इंटेंशन रही हो, नहीं रही हो, इट डजेंट मैटर, यू विल बी हेल्ड लाइबल बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। बेसिकली देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द लाइबिलिटी। सो ऑन द रोड इफ यू हिट समबडी, यू आर लाइबल। तो इसमें हमने देखा कि एक तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, उसमें हमें ये देखना होता है कि आप रीजनेबली एक प्रोसेस फॉलो करें और हार्म को प्रिवेंट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने नहीं किया सो यू विल बी हेल्ड लाइबल। एब्सोल्यूट में आप कोई भी प्रिकॉशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ओके। फिर आता है रूल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी में हमने देखा कि आपकी चाहे कोई गलती है या नहीं है, नेग्लिजेंस है नहीं है, फिर भी आपको जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट का दिस इज अ गुड एग्जांपल। सो लेट्स रिवाइज द क्लास। फर्स्ट वी सॉ द नेचर। तो सिविल नेचर होता है इस रॉन्ग का। और डेफिनेशन में भी हमने कुछ इसी टाइप की चीज़ें देखी। भाई हमें रेमेडी क्या मिलती है, कि रेमेडी मिलती है हमें इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। डैमेजेस मिलते हैं, कोर्ट से अवॉर्ड किए जाते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। एलिमेंट्स में हमने देखा कि ड्यूटी होनी चाहिए किसी इंसान की। सो वी सॉ द 4 एलिमेंट्स, लेट्स टॉक देम आउट। तो पहले तो होता है कि ड्यूटी, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए थी। फिर होता है दिस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपने वो ड्यूटी ब्रीच करी। फिर होता है कॉजेशन, प्रॉक्सिमिटी की मैंने बात की थी, क्लोजनेस। So your action was closely related to the actual loss. ठीक है। So causation, and then we have damages, actual loss हो गया हमें। ठीक है। सो ये 4 एलिमेंट्स हैं टॉर्ट के जो आपको याद रखने होते हैं। टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स, तो इसमें हमने देखा कि पिजन होल थ्योरी थी सालमन साहब की। उन्होंने बोला कि भाई एक बॉक्स है एंड यू नो इट हैज़ मल्टीपल होल्स जिसमें पिजन्स एंटर कर सकते हैं। सो दीज पिजन्स आर योर एक्ट्स, जो भी आपने एक्ट किया है, दीज आर योर एक्ट्स। इफ दिस एक्ट कैन बी पुट इनसाइड दिस सेट रूल, तो आपका टॉर्ट में इंक्लूड हो जाएगा केस। फिर दूसरा था, पॉलक साहब ने कहा कि भाई लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, ऐसे नहीं होता। There is no limit
इफ़ एनी एक्ट इज़ अनकोडिफाइड, इफ़ एनी रॉन्ग इज़ अनकोडिफाइड, तो आप टॉर्ट में जो है उसकी रेमेडी ले सकते हैं, ये पॉलक साहब ने कहा। तो वो जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है दैट इज़ गेनिंग मोर फेवर दीज डेज। फिर डिस्टिंग्विशिंग टॉर्ट, हमने देखा कि नेगेटिव कॉनोटेशन से भी जो है चीज़ें डिफ़ाइन की जा सकती हैं। तो हमने क्या क्या किस किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट किया, हमने किया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में, क्राइम में हमने डिफ्रेंशिएट किया। फिर हमने कुछ कुछ मैगजिम्स देखे, ओबी जूसी मीरे मीडियम, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, तो ये सब हमने देखे। इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। दिस प्रेजेंटेशन विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन रीड एंड लर्न एट योर ओन कन्वीनियंस। फिर प्रिंसिपल्स दैट वाइडन द स्कोप, तो इनके बारे में मैंने आपको आज ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट दीज थिंग्स नीड्स टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो इफ देर इज़ टू मच टू डाइजेस्ट, तो देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में देखेंगे, और तब तक आपकी जो है मेरे से एक गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा सा पढ़ें टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, इफ़ यू हैव सम बुक्स रीड अप ऑन द इंटरनेट, जैसे भी आपको सहूलियत लगे, so you read something before you attend the second class. So that's all for today. I hope you like this class, and see you in the next one. Thank you.